व्यावसायिक संगठन के इस 17 जुलाई 2020 के वीडियो लेक्चर में स्वागत है एकादश के सभी बच्चों का। साझेदारी के दोष या हानियाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, साझेदारी का सबसे पहला दोष है सीमित साधन। साझेदारी व्यवसाय के वित्तीय साधन साझेदारों की व्यक्तिगत पूंजी और उनकी ऋण लेने की क्षमता तक ही सीमित होते हैं। व्यापार का विस्तार करना हो तो उस समय वित्तीय साधन अपर्याप्त पड़ने लगते हैं। अतः निरंतर विकसित होने वाले तथा बड़े आकार वाले व्यवसायों के लिए साझेदारी व्यवस्था अनुपयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त अल्प वित्तीय साधनों के कारण साझेदारी फर्म आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि ये बात बहुत आसान है, समझ में आने जैसी है। आप अगर बिजनेस को काफ़ी बड़े आकार पे चलाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि अधिकतम सदस्य 20 हो सकते हैं। वो 20 मिल करके कितना धन इकट्ठा कर सकते हैं ऋण के रूप में या पूंजी के रूप में, उसकी अपनी सीमाएं हैं ना। तो इनके संसाधन सीमित होते हैं। अगर बहुत बड़े लेवल पे आपको बिजनेस करना है तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं साझेदारी जो व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है इससे अलग कंपनी स्वरूप में जाना पड़ेगा। एक और इसका दोष है, वह है असीमित दायित्व। आप जानते हैं कि साझेदारी में फर्म के सारे साझेदार जो होते हैं इनका दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व का तात्पर्य यह होता है कि अगर साझेदारी में किसी अकुशलता, लापरवाही या गलती की वजह से लॉस हो जाए तो एक की गलती और सभी साझेदारों को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी कि फर्म में अगर हानि हो जाए तो साझेदारों की निजी संपत्ति से भी फर्म के दायित्वों का भुगतान किया जाता है, जिसका साझेदारों के साहस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि साझेदार इतनी हिम्मत या इतना साहस नहीं कर पाते बहुत बार कि वह साझेदारी फर्म से जुड़ें। साझेदारों में पारस्परिक मतभेद हैं। देखिए, कहा जाता है कि जहाँ पे 4 बर्तन होंगे वहाँ पर आवाज़ तो आएगी। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग मिलजुल करके काम करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को, यानी कि जो सामान्य उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए, तो कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव, थोड़ा बहुत नोक-झोंक, कभी कभी निजी हितों को साधने के लिए तो लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है और मनमुटाव इतना बढ़ता है कि लड़ाई झगड़ा और बाद में फर्म के बंद होने की नौबत आती है। इसीलिए कहा जाता है कि साझेदारी की हंडिया चौराहे पर फूटती है। यानी कि जब संबंध विच्छेद होते हैं तो अच्छा खासा बवाला होता है। तो ये कहीं ना कहीं पारस्परिक मतभेद होना भी साझेदारी का एक दोष है। शीघ्र निर्णय का अभाव है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं, विचार विमर्श के बाद निर्णय हो पाते हैं, तो बहुत बार निर्णय लेने में अनावश्यक विलंब होता है। तो कभी कभी लाभ के कुछ अच्छे अवसर जो हैं वो फर्म से छूट जाते हैं, फर्म के हाथ से निकल जाते हैं। अनिश्चित अस्तित्व, साझेदारी फर्म का अस्तित्व बहुत ही अनिश्चित होता है। कोई साझेदार है, उसकी मृत्यु हो जाए, वह पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए तो साझेदारी व्यवसाय का अंत हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनुबंध के अनुसार कोई साझेदार नोटिस देकर के साझेदारी को समाप्त कर सकता है। अतः साझेदारी का अधिक समय तक चलना कठिन होता है। हित हस्तांतरण में कठिनाई। हित हस्तांतरण मतलब अगर कोई साझेदार किसी फर्म में 1/3 का साझेदार है और वो चाहे कि वो अपने किसी पुत्र को या अपने किसी रिलेटिव को अपना हिस्सा ट्रांसफ़र कर दे, तो यह इसमें संभव नहीं होता है। हाँ, अगर साझेदारी अन्य साझेदारों की सहमति हो तो बिल्कुल भी ये हो सकता है, लेकिन वह भी ट्रांसफ़र नहीं कहा जाता। वह व्यक्ति अवकाश ग्रहण करता है और रिक्वेस्ट करता है अन्य साझेदारों से कि वह उसके द्वारा कहे गए व्यक्ति को फर्म में साझेदार ले ले। इस पर भी यह निर्भर करता है कि वह उस नए व्यक्ति को उतने ही शेयर के लिए साझेदार बनाएंगे या किसी अन्य शेयर के लिए बनाएंगे, ये भी क्लियर नहीं होता है साझेदारी में। तो हित हस्तांतरण में काफ़ी कठिनाई है। अपव्यय की आशंका। एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी में अपव्यय की संभावना रहती है। समस्त व्यय का भार किसी एक साझेदार पर व्यक्तिगत रूप से तो पड़ता नहीं है। तो देखा दाखी में कभी कभी एक व्यक्ति अगर कुछ खर्चे कर रहा है तो दूसरा साझेदार भी खर्चा करना शुरू कर देता है। इससे अपव्यय होने की संभावना बनी रहती है। योग्य साझेदारों की कमी है। बिल्कुल, साझेदारी में देखिए, आप जिन लोगों को अपना साझेदार बनाते हैं बहुत बार वह उतने योग्य नहीं होते, लेकिन आपको पूंजी की आवश्यकता होती है तो आप उनकी पूंजी के आधार पर उन्हें अपना साझेदार बना लेते हैं। तो कभी कभी योग्य साझेदारों की कमी
जो है आपको झेलनी पड़ती है। नैतिक गुणों का अभाव साझेदारों के सफल संचालन के लिए साझेदारों में परस्पर सहयोग, विश्वास, मित्रता, ईमानदारी जैसे नैतिक गुणों का होना आवश्यक है। लेकिन भौतिकता और प्रतिस्पर्धा का जो आधुनिक युग है उसमें इन गुणों से संपन्न व्यक्ति बहुत कम पाए जाते हैं, तो ये एक समस्या है। अच्छा, बात आती है गोपनीयता का अभाव। जब एक से ज़्यादा लोग कुछ काम कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उनमें गोपनीयता नहीं रहेगी। बहुत बार जिन साझेदारों से आपने कोई बहुत महत्वपूर्ण बात जो है साझा कर रखी होती है, जब वह आपसे अलग होते हैं तो पूरा भंडाफोड़ होने की संभावना रहती है। इससे फर्म की जो ख्याति होती है उसको भी आघात पहुंचता है, यानी कि ठेस लगती है। और इसमें घर का भेदी लंका ढाई जैसी स्थिति हो जाती है कि साझेदार, मान लिया आपकी फ़र्म से उसने अवकाश ग्रहण किया और नई फ़र्म जो है उसने क्रिएट कर दी। अब वो आपके यहाँ की सारी चीज़ों को जानता है, तो इसमें थोड़ी सी समस्या रहती है कि वो आपका बहुत बड़ा प्रतियोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो आपकी सारी बातें जानता था। विशेषज्ञों की सेवाओं का अभाव। सीमित पूंजी है तो आप हाईली पेड, हाईली सैलरीड लोगों को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं। जनता का इस पर कंपनी की अपेक्षा इसलिए कम विश्वास रहता है क्योंकि कंपनियां प्रतिवर्ष अपने वार्षिक खातों का प्रकाशन करती हैं, सरकार के द्वारा तय किए गए लोगों से अंकेक्षण कराती हैं। लेकिन फ़र्म के साथ ऐसा नहीं होता है, तो लोग जो हैं, आम जनता या बैंक वगैरह, वह उस संस्था पे जो फ़र्म है, फ़र्म के रूप में काम करती है, उसके ऊपर उतना विश्वास नहीं कर पाते। तो निश्चित रूप से यह एक उपयुक्त व्यवसाय का संगठन है, व्यावसायिक संगठन है, जहाँ पर व्यापार मध्य स्तर पर होना है। आदर्श साझेदारी, आइडियल पार्टनरशिप, ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो आदर्श साझेदारी सबसे पहले जानते हैं क्या है। यह एक श्रेष्ठ कोटि की, कोटि माने श्रेणी यानी कैटेगरी। तो आदर्श साझेदारी का अभिप्राय एक श्रेष्ठ कोटि की साझेदारी से है जिसमें सभी साझेदार में परस्पर विश्वास एवं सहयोग, सद्भावना, आत्मीयता, सहकारिता, लगन और परिश्रम व ईमानदारी से कार्य करने की भावना विद्यमान होती है। ऐसी साझेदारी में स्थायित्व, पूर्ण शांति व प्रेम, निरंतर प्रगति, आर्थिक लाभार्जन आदि का वातावरण रहता है। आदर्श साझेदारी की अवधारणा में आदर्श शब्द इसी बात का द्योतक है। तो आदर्श साझेदारी में कौन कौन से घटकों या गुणों की विद्यमानता होती है, हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि धनात्मक घटक कौन कौन से होते हैं।